हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम मैनेजमेंट देखने वाले हैं, वो भी डिटेल में ये क्लास रहेगी। इसके पहले हमने MCQ डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट हमने लोगों ने किए हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रबंधन क्या होता है, संगठन क्या होता है, इसके प्रकार, इसके कार्य, इसकी अवधारणा, इसका महत्व, इसके लाभ और इसकी हानियाँ, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। ये मैनेजमेंट की क्लास का एकदम बेसिक रहेगा। अगर बेसिक आपका मजबूत होगा तो मैनेजमेंट इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको बेसिक और कहीं पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कम क्लासमेट वगैरह या कोई भी हैं, उनको भी ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए समझते हैं कि प्रबंधन क्या होता है, ठीक है। प्रबंधन को समझने के लिए पहले हम ऐसा समझते हैं, मान लो ये जो सर्कल है, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये मान लो ये सर्कल है, ये हमारा मान लेते हैं ये संगठन है, ठीक है। मैं इसको एस से डिनोट करता हूँ संगठन को, ठीक है। और ये जो बड़ा सर्कल है ये मान लेते हैं पी, मतलब प्रबंधन है। तो इस संगठन को चलाने के लिए संगठन किस किस से मिलकर बना होगा, यहाँ पे कुछ कर्मचारी होंगे, कुछ अधिकारी होंगे, कुछ प्यून होंगे, है ना। इन्हीं का समावेश तो होगा, कुछ अधिकारी होंगे उच्च लेवल के। तो ये एक संगठन बन गया। लेकिन जब इस संगठन को चलाने के लिए एक प्रबंधन की आवश्यकता होगी, एक प्रबंध करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। मान लेते हैं जैसे 1 2 3 4 प्रकार के कर्मचारी हैं, ठीक है। संगठन के अंदर ही 4 प्रकार के कर्मचारी हैं। अगर ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इसके लिए पहले क्या होना पड़ेगा, हमें प्रबंध की आवश्यकता होगी। अगर प्रबंधन नहीं होगा तो ये अलग कार्य करेगा, ये अलग कार्य करेगा, ये अलग, चारों कर्मचारी अलग अलग कार्य करेंगे। उसके लिए हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रबंध अगर कर देंगे तो जिस संगठन का जो उद्देश्य है, तो ये वाला कर्मचारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे कर्मचारी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करेंगे, फिर, है ना। ये जो उद्देश्य रहेगा वो चारों एक ही काम करेंगे, इसको प्रबंधन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं हम। देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन क्या कह रही है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। उपलब्ध संसाधनों को दक्षतापूर्वक या प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। मैंने अभी बताया था। तो प्रबंध के अंतर्गत सबसे पहले होता है आयोजन, फिर होता है संगठन, फिर निर्माण, फिर स्टाफिंग, फिर नेतृत्व करना, तथा फिर संगठन, और लास्ट का होता है नियंत्रण करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आयोजन मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी कंपनी को खोलना चाहता है, तो सबसे पहले उसको प्लान बनाना पड़ेगा, है ना। कि प्लान बनाना पड़ेगा कि इस कंपनी को कैसे चलाया जाए या किस प्रकार से इसको बनाया जाए, है ना। जब वो कंपनी बन जाएगी तो एक संगठन तैयार हो जाएगा, उसमें बहुत सारे कर्मचारी हो जाएंगे, है ना। फिर वो एक स्टाफ हो जाएगा। फिर उसके लिए स्टाफ जब तैयार हो जाएगा तो उसमें हमें कुछ ऐसे लोगों को भी चुनना पड़ेगा जो संगठन को आगे ले जा सके, मतलब नेतृत्व कर सके, उसको लीड कर सके, है ना। फिर उस संगठन में जब वो पूरा तैयार हो जाएगा तो उसके लिए हमको कंट्रोल करने के लिए भी एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो हाईएस्ट या ग्रुप ए में रहता है, उसको बोल सकते हैं। तो वो उस पूरे संगठन को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। तो यहाँ से ये याद रखना कि प्रबंध में सबसे पहले क्या होता है, आयोजन, उसकी प्लानिंग होती है, ठीक है। पूछता है एग्जाम में, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है आपका, प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग होती है। दूसरे नंबर पे क्या होता है आपका, संगठन होता है, यानी ऑर्गेनाइजिंग। फिर तीसरे नंबर पर स्टाफिंग, नेतृत्व करना जिसको कहते हैं। फिर होता है आपका संगठन, और फिर होता है नियंत्रण। पिछले बार ये क्वेश्चन आ चुका है था कि सबसे प्रबंध का सबसे पहला जो होता है क्या होता है, तो प्लानिंग होता है, और लास्ट कर पूछे तो नियंत्रण होता है। ये तीनों चारों को याद रखेंगे, ठीक है। आयोजन, संगठन, स्टाफिंग, नेतृत्व करना, संगठन और नियंत्रण करना, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। संगठन भले ही बड़ा हो या छोटा, लाभ के लिए हो अथवा गैर लाभ वाला, सेवा प्रदान करता हो अथवा विनिर्माण करता, प्रबंध सभी के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है। संगठन अगर निजी उपक्रम हो चाहे वो सार्वजनिक उपक्रम हो, संगठन में सभी जगह प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि निजी क्षेत्र जो होता है उसके भी उद्देश्य वही होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है उसमें भी उद्देश्य यही होते हैं। इसलिए दोनों क्षेत्रों में प्रबंध की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रबंध इसलिए आवश्यक है, व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके, ठीक है। प्रबंध में पारस्परिक रूप से संबंधित वह कार्य सम्मिलित हैं जिन्हें सभी प्रबंध
प्रबंधक करते हैं, ठीक है। प्रबंधक अलग अलग कार्यों के लिए भिन्न समय लगाते हैं। संगठन के उच्चतर स्तर पर बैठे प्रबंधक नियोजन एवं संगठन पर नीचे स्तर के प्रबंधक की तुलना में अधिक समय लगाते हैं। मतलब ये कि जैसे मान लेते हैं ये कि ये निजी क्षेत्र का है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, इसमें भी प्रबंध की आवश्यकता है, इसमें भी प्रबंध की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम इसमें प्रबंध नहीं करेंगे या इसमें प्रबंध नहीं करेंगे तो क्या होगा, संगठन के उद्देश्य की जो प्राप्ति, ये जो हमारा उद्देश्य है, ये दोनों संगठन इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रबंध की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रबंध का मतलब अब समझ में आ गया होगा कि हमको प्रबंध की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि उस कंपनी के या उस संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके और उसमें समायोजन हो सके, यानी कोऑर्डिनेट का भाव पैदा हो, जिससे उस उद्देश्य को जल्दी प्राप्त किया जा सके। इससे कार्य भी जल्दी होते हैं, ठीक है। अगर कर्मचारियों के कार्य अलग अलग होंगे, मान लो ये कर्मचारी थे, मैंने बताया था, अगर ये अलग करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा, ये भी अलग कार्य करेगा, तो जो उस संगठन के जो उद्देश्य हैं उसको वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रबंध की आवश्यकता होती है ताकि कार्य को जल्दी प्राप्त किया जा सके, ठीक है, समझ गए। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबंध की परिभाषाएं, है ना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, आपको पूछ ले कि कथन दे देगा और पूछेगा कि बताओ ये किसने कहा था या किसने ये परिभाषा दी थी, है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लेते हैं। पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना ही प्रबंधन है। ये किसने कहा था, हेनरी फ्योल ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है परिभाषा, ना। एक कथन दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा ये किसकी परिभाषा या किसने कहा था, तो हेनरी फ्योल ने कहा था। समन्वय करना मतलब कोऑर्डिनेट करना, है ना, सभी रूपों को बराबर बराबर लेकर चलना, ठीक है, ये समन्वय इसका अर्थ है। अगला देख लेते हैं और परिभाषा। प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। इसको किसने कहा था, क्रिटनर ने कहा था। इन्होंने भी वही कहा है, ठीक है। सेंटेंस देखो, ये जो है हेनरी फ्योल और क्रिटनर, दोनों का भाव एक ही है, लेकिन इनका जो कहने का शब्द है, जो अर्थ है, ये चेंज हो गया है। इन्होंने कहा था कि योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश समन्वय करना, ये सब किसका है, प्रबंध के लिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो कर्मचारी हैं, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी की हेल्प करेगा, दूसरा कर्मचारी तीसरे कर्मचारी की हेल्प करेगा, तो इस प्रकार से ये जब एक दूसरे की मदद करेंगे तो वो भी उद्देश्य प्राप्ति की ओर जाएंगे। उस कंपनी का या उस संगठन का जो उद्देश्य है उसको जल्दी प्राप्त करेंगे, ये क्रिटनर ने कहा है। आ गया समझ में, ठीक है। और एक व्यक्ति हैं, वो भी कुछ बोल रहे हैं, देखो। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। ये किसने कहा था, एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को पूछा जाता है ना। इसके बाद तो फिर हो सकता है और भी परिभाषाएं हों, लेकिन ये मुख्य हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो प्रबंध जानने की वह कला है कि क्या करना है और उसे करने का सर्वोत्तम सुलभ तरीका क्या हो सकता है। मतलब प्रबंध जब हम बनाते हैं या जब हम कोई प्लानिंग बनाते हैं तो हम इसमें निर्णय ये लेते हैं कि उस संगठन में जो भी चीज़ है या जो भी उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमें पहला कदम क्या होना चाहिए या दूसरा कदम क्या होना चाहिए, ये क्या है, प्लानिंग है। और इसको एक सुसंयोजित ढंग से इसको हम कर रहे हैं, यही हमारा प्रबंध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसमें अवधारणा। अब इसकी अवधारणा को समझते हैं हम। देखो, अवधारणा यहाँ पे बहुत बड़ी है, आप रोक कर इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसको समझा देता हूँ अवधारणा को, ठीक है। देखो, समझते हैं अवधारणा के रूप में इसको, है ना। अवधारणा में सिर्फ इसका संक्षिप्त रूप ये हो गया कि हमने पढ़ लिया कि अगर कोई संगठन है उसमें जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं ये हमारा संगठन हो गया, इसके ऊपर ही, संगठन के ऊपर ही प्रबंध होता है, ठीक है। यानी अब इसका संक्षिप्त रूप इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, देखो, इसके अंदर जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ये अलग अलग कार्य करेंगे, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही होगा, उस उद्देश्य को प्राप्त करना। जैसे मान लेते हैं कि ये 4 कर्मचारी हैं, ठीक है। ये काम करता होगा लिपिक का, यानी टाइपिंग का काम करता होगा, मान लेते हैं, ना। ये मान लेते हैं ये प्यून होगा, ठीक है, ये प्यून है। इसको मान लेते हैं हम कि ये अन्य काम को संभालता हो। इसको मान लेते हैं हम कि ये फाइल या एमटीएस वाला काम करता हो। लेकिन ये चारों जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। कोई कर्मचारी टाइपिंग करता है, कोई कर्मचारी फाइल को ले जाने का काम करता है,
कोई कर्मचारी प्लानिंग बनाने का काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि संगठन में जो कर्मचारी सभी के काम भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन इन चारों या उस संगठन के भिन्न-भिन्न काम होने के बावजूद भी उनका उद्देश्य एक ही होता है, ठीक है? क्योंकि जैसे मान लेते हैं अगर कोई कंपनी है, तो उसके अंदर प्यून भी होता है ना? टाइपिंग वाले भी होते हैं, फाइल्स को सँभालने वाले होते हैं, प्रशासनिक कार्यों को सँभालने वाले होते हैं, लेकिन उस कंपनी का उद्देश्य तो एक ही होता है। जैसे मान लेते हैं हम इसको ऐसे समझते हैं देखो, जैसे मान लो ये कोई कंपनी है, ठीक है? और ये काम करती है मान लो अ, वायर बनाने का समझ लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है? ये वायर बनाने का काम करती है, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या हो गया? वायर बनाना इस कंपनी का। लेकिन वायर बनाने के लिए क्या सारे यहाँ पे जितने कर्मचारी हैं मान लेते हैं ये 5 कर्मचारी हैं, तो क्या हो सकता है कि पाँचों कर्मचारी वायर बनाने का काम करते होंगे? नहीं, क्योंकि इसमें एक कर्मचारी मटेरियल लाएगा, है ना? ये मटेरियल लाएगा, दूसरा कर्मचारी मार्केटिंग का काम करेगा, है ना? अगर वायर बन जाता है तो इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना कि हमको इसको कहाँ-कहाँ ले जाना है, तो ये मार्केटिंग का काम करेगा। दूसरा मान लेते हैं कि ये आईटी से रिलेटेड सारे वर्क सँभालेगा, मशीनीकृत जितने भी लेवल के काम होते हैं, कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम सँभालेगा। एक अधिकारी मान लेते हैं सबसे बड़ा है, जो इसकी देख-रेख में ये कार्य होगा। मतलब क्या हुआ कि एक मार्केटिंग कर रहा है, एक मटेरियल ला रहा है, एक कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य सँभाल रहा है। मतलब ये जो कर्मचारी थे, ये पाँचों अलग-अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन चारों का उद्देश्य क्या है? वायर बनाना। ये सब चारों मिलकर इस कार्य को करेंगे, भिन्न-भिन्न कार्य को करेंगे, लेकिन उद्देश्य इनका एक ही हो जाएगा। तो ये चारों जो कर्मचारी अलग कर रहे हैं, सॉरी पाँचों कर्मचारी जो अलग-अलग कार्य कर रहे हैं, पर उनका उद्देश्य तो यही था ना। तो यही तो होता है ना कंपनी में, तो बस ये अवधारणा भी आपकी यही कह रही है। देखो समझ लेते हैं अवधारणा भी क्या कह रही है कि इन सभी को हमने देखा तो हमने पाया कि वस्तु स्थिति के अध्ययन से स्पष्ट हो गया कि प्रबंध वह क्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैंने बताया था समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन संगठन में लोग अलग-अलग प्रकार के कार्य करते हैं। मैंने अभी ये भी बता दिया कि अलग-अलग कैसे कार्य करते हैं, लेकिन वह सभी समान उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है? प्रबंध लोगों के प्रयत्नों एवं समान उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा प्रदान करता है, ठीक है? इस प्रकार से प्रबंध यह देखता है कि कार्य पूरे हों, लक्ष्य प्राप्त किए जाएं, अर्थात प्रभावपूर्णता कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत पर ये कार्य हो सकें। आगे समझ में इसकी अवधारणा क्या कह रही है, ठीक है? अतः प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है कि यह उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं क्षमता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य को पूरा कराने की प्रक्रिया है, ठीक है? कि वहाँ पे जो प्रबंध कार्य है वो ऐसा प्रभाव अपना डाले कि कर्मचारियों पे ऐसा प्रभाव रखे जिससे वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और भी उत्साहित हों या प्रोत्साहित हों, ठीक है? इसे परिभाषा के विश्लेषण की आवश्यकता है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका विस्तार से वर्णन करना आवश्यक है। ये शब्द हैं, देखो समझते हैं अब ये क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं ना? चलो देखते हैं ये। इसका पहला है प्रक्रिया यानी प्रोसेस। अगर किसी संगठन में हमको प्रबंध का काम करना है, तो हमको सबसे पहले हम किसी भी बेढंग तरीके से कोई काम नहीं करवा सकते। उसके लिए हमारे पास पहला नियोजन होना चाहिए, ये सभी लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, ठीक है? कि पहला नियोजन मतलब हम पहले प्लानिंग बनाएँगे, उस संगठन का फिर निर्माण होगा, फिर उस संगठन जब बन जाएगा तो हम नियुक्ति करेंगे, कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, फिर निर्देशन होगा मतलब हम गाइड करेंगे उसको, फिर ये जब संपूर्ण प्रक्रिया हो जाएगी तो लास्ट में एक अधिकारी होगा या ग्रुप ए सर्विस जिसको कहते हैं हम, सबसे उच्च अधिकारी, वो इस सबका संगठन का क्या करेगा? नियंत्रण करेगा, उसमें उसका कंट्रोल रहेगा, वो आदेश देगा या गाइडेंस करेगा, ठीक है? जिन पर चर्चा हम करने वाले हैं आगे, ठीक है? समझ में आ गया होगा कि प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया संगठन का सबसे पहला भाग है कि हमको प्रबंध कैसे करना है, इसका क्या कार्य होगा, इसके संगठन, इसकी नियुक्तियाँ, इसका नियंत्रण, ये सब चीज़ें होने वाली। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये चीज़ें याद रखेंगे। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है? चलो अगला देखते हैं इसमें। अब हमारी प्रोसेस तो चालू हो गई, ठीक है? ये प्रक्रिया तो चालू हो गई, लेकिन अब दूसरा मुख्य चीज़ है कि हमको उस कार्य को अगर हम करा रहे हैं, तो प्रभावी ढंग से होना चाहिए। यानी कि उसमें हमारा इफ़ेक्ट कितना पड़ रहा है, ताकि कर्मचारी उससे उत्साहित हों कार्य करने के लिए, ना कि हतोत्साहित। तो उसको भी समझते हैं। अगर हमको जैसे कार्य कराने के लिए क्या-क्या होता है देख लेते हैं। प्रभावी अथवा कार्य को प्रभावी ढंग से करने का वास्तव में अभिप्राय दिए गए कार्य को संपन्न कराना है। मैंने अभी बताया था, कार्य कराने के लिए हमको उत्साहित करना पड़ेगा, ठीक है? प्रभावी प्रबंध का संबंध सही कार्य करने की क्रियाओं को पूरा करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने से।
यही बताया था कि हम किसी भी मनमाने प्रकार से नहीं करवा सकते, है ना। प्रबंध का मतलब भी यही है कि हम उसको कैसे कराएंगे, उसका मैनेज करना, मैनेजमेंट यही होता है ना, कि उसको मैनेज करते हुए कैसे चलेंगे ताकि कर्मचारी हतोत्साहित ना हो। इसका कार्य अंतिम परिणाम प्राप्त करना है, लेकिन मात्र कार्य को संपन्न करना ही पर्याप्त नहीं है। इसका एक और पहलू भी है, वह है कार्य कुशलता, अर्थात कार्य को कुशलतापूर्वक करना। पहला हमने देख लिए प्रक्रिया, दूसरा इसका इफेक्ट यानी प्रभाव, कि हमको कार्य ऐसे कराना है ताकि वो कार्य कुशलता यानी टेक्निकली वो बहुत अच्छे से कार्य करें, कार्य कुशल हों। ऐसा नहीं कि वो कुछ और ही कर रहे हैं कार्य और हम उद्देश्य को संगठन के प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरा ये भी समझ आएगा कि प्रभावी रूप से हमको कार्य कराना रहता है, ठीक है। अगला क्या है देखो इसमें, पूर्ण क्षमता या कुशलता से। देखो ये पूर्ण क्षमता या कुशलता को मैं पहले समझा देता हूँ, फिर इसको हम पढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं ये कोई कर्मचारी है, ठीक है, अगर इसके पास अगर स्किल है, मान लो कुछ स्किल्स हैं, मान लेते हैं ये मशीन ऑपरेटिंग अच्छा कर लेता है, या मान लेते हैं कोई अन्य कर्मचारी है वो टाइपिंग का काम बहुत अच्छे से कर लेता है, मान लेते हैं एक स्किल अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर इसके पास अगर स्किल नहीं होती, मान लो ये अच्छे से किसी कंप्यूटर को नहीं चला पाता या कुछ और अन्य कारण होते जिनसे कार्य कुशल नहीं हो पाता, तो क्या होता, संगठन में कार्य किस रूप से होते, फिर मशीनीकृत रूप से होते, है ना। देखो मैं समझा देता हूँ इसको फिर से। जैसे इसके पास स्किल्स है, मान लेते हैं स्किल्स है मशीन चलाने की, मशीन चलाने की है। अगर इसको मशीन अगर कोई ये कर्मचारी चलाएगा तो हमको कम लागत लगेगी, कम लागत लगेगी ना, क्योंकि ये व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके पास स्किल्स है, उसके पास कुशलता है, क्षमता है, इसलिए हम कम लागत में उस कार्य को कर लेंगे। लेकिन कोई अन्य कर्मचारी उसके पास स्किल नहीं है, मान लेते स्किल्स नहीं है मतलब उसमें कुशलता नहीं है, तो हमको इस कर्मचारी की जगह, इसके पास स्किल नहीं तो हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मशीनों को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का खर्च आएगा, और क्या होगा, हमें लागत ज़्यादा लगेगी। बात समझ में आ रही है। अगर स्किल है तो कम लागत लगेगी, मतलब कुशलता है तो कम लागत लगेगी। अगर स्किल नहीं है, कुशलता नहीं है, तो ज़्यादा लागत लगेगी, क्योंकि हमारे पास अब वैसे कर्मचारी है ही नहीं जिनके पास स्किल है, कुशलता है। तो अगर वो कर्मचारी होंगे नहीं तो हम टेक्नोलॉजी का साथ देंगे। समझ में आ गया ये वाला। इसका मतलब यही हो रहा है कि हमें कुशलता यानी टेक्निकल वाले कर्मचारियों की भर्ती करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। स्किल्स वाले लोग रहेंगे तो कम लागत लगेगी, अगर स्किल वाले लोग नहीं रहेंगे तो ज़्यादा लागत लगेगी। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, है ना, इसको भी पढ़ना जरूरी है। कुशलता का अर्थ है कार्य को सही ढंग से एवं न्यूनतम लागत पर करना। इसमें एक प्रकार का लागत लाभ विश्लेषण एवं आगत तथा निर्गत के बीच संबंध होता है, ठीक है। यदि हम कम साधनों का उपयोग कर अधिक लाभ निर्गत प्राप्त करते हैं तो कहेंगे कि क्षमता में वृद्धि हुई है। मैंने अभी वही बताया, उससे उद्देश्यों को भी संगठन को भी फायदा होगा, प्रबंध भी अच्छा रहेगा, तो है ना, क्षमता में वृद्धि होगी। उसी लाभ के लिए अथवा निर्गत के लिए कम साधनों का उपयोग किया जाता है एवं कम लागत व्यय की जाती है। आगत साधन में वे हैं जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए आवश्यक धन, माल, उपकरण एवं मानव संसाधन हो। स्वाभाविक है कि प्रबंध का संबंध इन संसाधनों के कुशल प्रयोग से, क्योंकि इनसे लागत कम होती है एवं अंत में इनसे लाभ में वृद्धि होती है। मैंने अभी वही बताया, अगर हमारे पास कुशल कर्मचारी होंगे तो हमें लागत कम लगेगी, अगर अकुशल कर्मचारी होंगे तो लागत ज़्यादा लगेगी। अब समझ में आ गया होगा कि पहला हमारे पास प्रोसेस प्रक्रिया अपनाते हैं, दूसरा उसका प्रभाव यानी इफेक्ट हमको डालना पड़ता है, तीसरा हमको कुशल कर्मचारियों को भर्ती करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो इसको देख लेते हैं। अब अगला क्या कह रहा है कि प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे समझते हैं, देखो ये जो प्रभावपूर्णता है ना और ये जो कुशलता है बिल्कुल एकदम पूरक है, क्योंकि प्रभाव डालना और कुशलता, है ना, दोनों एकदम पूरक हैं। कैसे, और बहुत ही निकट हैं, दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध भी है। देखो कैसे समझते हैं अपन, यह दोनों शब्द अलग अलग होते भी एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि प्रभाव डालना और कुशलता एक ही शब्द है, समझ लो। प्रबंध के लिए प्रभावी एवं क्षमतावान दोनों का होना महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रभावपूर्णता वह एवं कौशल देना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इन दोनों पक्षों में संतुलन आवश्यक है तथा कभी कभी प्रबंध को कुशलता से समझौता करना होता है। अभी मैंने बताया था कि अगर जहाँ कुशल कर्मचारी नहीं होंगे वहाँ लागत ज़्यादा लगने वाली है, ठीक है। वही बात ये करने वाला है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं
कि प्रभावपूर्ण होना, कुशलता की अनदेखी करना, सरल, जिसका अर्थ है कार्य को पूरा करना लेकिन ऊंची लागत पर। अगर कुशलता को हम अनदेखी करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हमको लागत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हमारे पास अकुशल कर्मचारी होंगे। अब इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। आपको उदाहरण में जैसे ही पढ़ूंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसमें को ज़्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो, उदाहरण के लिए माना एक कंपनी का लक्ष्य 8,000 इकाइयों का उत्पादन करना है। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते ही आप लोगों को समझ में आएगा, मुझे पता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए अधिकांश समय बिजली न मिलने पर प्रबंधक प्रभाव उत्पादक तो था, लेकिन क्षमतावान नहीं था, क्योंकि उसकी निर्गत के लिए अधिक लागत यानी श्रम की लागत, बिजली की लागत का उपयोग किया गया। स्वाभाविक बात है, अगर 8,000 इकाई यूनिट का हम उत्पादन करेंगे तो हमको श्रम भी लगेगा, बिजली भी लगेगी। कभी कभी व्यवसाय कम संसाधनों से माल के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। समझ रहे हो क्या कह रहा है? कम संसाधनों से माल के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। हमारे पास कम संसाधन है, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा हो, सब चीज़ें ज़्यादा उत्पादित हो। तो लागत तो कम कर दी, लेकिन निर्धारित उत्पादन नहीं कर पाए। मतलब हमको जितना उत्पादन करना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं कर पाए, तो क्या होगा? लॉस होगा। परिणाम स्वरूप माल बाजार में नहीं पहुंच पाए, इसलिए उसकी मांग कम हो गई तथा इसका स्थान प्रतियोगी ने ले लिया। स्वाभाविक बात है, अगर कोई कंपनी में जिस चीज़ की डिमांड कम होती है ना, डिमांड अगर कम होगी किसी वस्तु की, तो स्वाभाविक बात है उस वस्तु का मूल्य बहुत तेज होगा, यानी बढ़ जाएगा। सभी को पता होगा मार्केट का नियम, है ना, कि अगर मार्केट में वस्तु कम है तो वो महंगी होगी, है ना, ये तो पता होगा। तो यह कार्य कुशलता लेकिन प्रभावपूर्ण की कमी की स्थिति है, क्योंकि माल बाजार में नहीं पहुंच पाया। कार्य कुशलता था, कैसे कार्य कुशल था? हमने बिजली का उत्पादन करे 8,000 यूनिट का, हमारा पूरा कार्य संपन्न हो गया, हमारा पूरा माल तैयार हो गया, लेकिन हमारे पास ऐसे कर्मचारी थे नहीं जो उस प्रभाव डाल सके मार्केट में और उनको बेच सके या सेल कर सके। ये तो हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास कुशल चीज़ होते हुए, कुशल कर्मचारी होते हुए भी हमारे पास प्रभावपूर्ण चीज़ें नहीं थी या प्रभावपूर्ण वाले कर्मचारी नहीं थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि माल बाजार में पहुंच ही नहीं पाया और न्यूनतम लागत पर कुशलतापूर्वक प्रबंध किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है ना। इसलिए प्रभावपूर्ण एवं कुशलता में संतुलन रखना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास संगठन में अगर कुशल लोग हैं, कुशल लोग तो हैं, कुशल लोग तो थे इस संगठन या प्रबंधन में, लेकिन हमारे पास किस चीज़ की कमी हो गई? प्रभाव की कमी हो गई। क्योंकि हमने अगर जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी ने कोई उत्पाद बनाया, कंपनी को मालूम है कि ये उत्पाद बहुत शानदार है, बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन अगर हमने इसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं करे, यानी हमने इसका प्रभाव कंपनी या मार्केट में अच्छा नहीं छोड़े, तो क्या ये माल बिक पाएगा? नहीं बिक पाएगा ना, क्योंकि हमारा प्रभाव बहुत कमज़ोर था। इससे हुआ ये कि प्रोडक्ट अच्छा होते हुए भी प्रभाव की कमी से वो नहीं बिक पाता। कुल मिला के इसमें यही बात कही गई है। तो हुआ ये कि जो प्रभाव है, प्रभावपूर्ण है, और जो कुशलता है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हैं। इसको याद रखेंगे। हो सकता है इसका क्वेश्चन पूछ ले, अंतर पूछ ले, या दोनों में भाव पूछ ले कि प्रभावपूर्ण और कुशलता में अंतर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, किस प्रकार से, किस प्रकार से नहीं है। समझ में आएगा कि ये प्रभावपूर्ण और कुशलता के बीच संबंध क्या होता है। समझ में आएगा। एक बार और बता दूं कि अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे कुशल कर्मचारियों ने इसको बना दिया, लेकिन दूसरी प्रोसेस हमारे पास ये रहने वाली है कि उसका प्रभाव हमें अच्छा करना होगा। प्रभाव इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लगाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें प्रभावपूर्ण बनेंगी, तभी वो मार्केट में बिक पाएंगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही था। अगर खराब प्रबंधन हो रहा है तो ये दोनों की कमी होगी। ठीक है, ये लिखा भी है, कमजोर प्रबंधन प्रभावपूर्णता एवं कार्यकुशल दोनों की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसलिए प्रभावपूर्ण का होना और कार्यकुशल दोनों इंपॉर्टेंट है प्रबंधन के लिए। ठीक है, प्रभावपूर्णता भी होना जरूरी है और कार्यकुशल होना भी जरूरी है। ठीक है, चलो, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, प्रबंध की विशेषताएं देख लेते हैं अब, है ना। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कैसे निकलेंगे मैं ये भी डिस्कस करते चलूँगा। ठीक है, देखो, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, ये हमको पता चल गया, प्रबंध से ही उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं कंपनी के। अब इनको ऐसा समझते हैं। अब हो सकता है मान लो कंपनी ए और ये कंपनी बी मान लेते हैं, या कंपनी सी भी मान लेते हैं, और एक कंपनी डी भी मान लेते हैं। अब देखो, ये मान लेते हैं ये आईटी डिपार्टमेंट है,
ठीक है, कंप्यूटर से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है। ये मान लेते हैं हमारा यहाँ पे रिसर्च डिपार्टमेंट है, आर करके शो कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ये एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, और हम इसको मान लेते हैं ये डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट या अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, ये समझ लेते हैं। तो होगा क्या, ए बी सी डी जो चारों कंपनी है, इसका उद्देश्य आईटी वाला है, तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क का उद्देश्य प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये बी हमारे पास रिसर्च से रिलेटेड था, तो ये रिसर्च या खोज से या आविष्कार से रिलेटेड कार्य करेगा। सी हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड था, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इसके उद्देश्य पूर्ण होंगे। डी हमारे पास डेवलपमेंट एरिया था, तो ये ग्रामीण और शहरी इलाकों में डेवलपमेंट का कार्य करेगा। यानी कंपनी ए बी सी डी सभी में प्रबंध की आवश्यकता है, लेकिन इन सभी के कंपनी के उद्देश्य कैसे हैं, अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है। ए को भी चलाना है तो हमको प्रबंध की आवश्यकता होगी, बी की कंपनी को भी चलाना है तो प्रबंध की आवश्यकता होगी। वैसे ही सी और डी को भी चलाने के लिए, इस कंपनी को चलाने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होगी, लेकिन सभी के उद्देश्य अलग अलग होंगे। किसी का उद्देश्य कंप्यूटर में है, किसी का उद्देश्य रिसर्च के लिए, किसी का उद्देश्य एजुकेशन के लिए, और किसी का उद्देश्य डेवलपमेंट के एरिया में है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रबंध के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि डिपार्टमेंट कोई भी हो, प्रबंध सभी में लागू होगा, लेकिन उनके उद्देश्य अलग अलग होंगे। देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक संगठन के उद्देश्य भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए अगर फुटकर दुकान का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना है, हो सकता है किसी दुकान वाले का बिक्री बढ़ाना है, हो सकता है किसी दुकान वाले का कुछ और उद्देश्य हो। जैसे इसमें उदाहरण दिया कि द स्पार्टिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। यानी कि प्रबंध तो दोनों में लागू है, लेकिन उनके उद्देश्य अलग अलग हैं। तो ये प्रबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। समझ में आ गया ना। सेकंड कह रहा है कि प्रबंध सर्वव्यापी है। इसको समझते हैं कि ये सर्वव्यापी कैसे है। सर्वव्यापी है मतलब सभी जगह की आवश्यकता है प्रबंध, चाहे वो फिर भारत की बात हो या किसी विदेश या फॉरेन में की बात हो, सभी में प्रबंध की आवश्यकता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं एक ये पशु चिकित्सालय समझते हैं एक, ठीक है। ये पशु पशु चिकित्सालय है मान लेते हैं। थोड़ी राइटिंग इसमें ख़राब हो रही है, मैं इसको फिर से कर देता हूँ। जैसे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं अपन, हाँ। जैसे मान लेते हैं ये पशु चिकित्सालय है, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं ये यहाँ पे ये पेट्रोल पंप का उदाहरण है, तो हम पेट्रोल पंप भी मान लेते हैं। चलो पेट्रोल पंप मान लेते हैं। और कोई अन्य कंपनी का भी एक मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये भारत के हो गए मान लो दोनों, ठीक है। इसको मान लेते हैं जैसे ये शिक्षा का विभाग मान लेते हैं। चलो ठीक है ना। अब होगा क्या है वो देखते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो अगर ये पशु चिकित्सालय है तो इसका जो प्रबंध होगा वो उसी प्रकार से होगा जहाँ पे उस पशुओं की ज़रूरत है। प्रबंध उसी हिसाब से होगा ना, यहाँ जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो आवश्यकता है, उनके जो कार्य करने की जो क्षमता है वहाँ की, उस हिसाब से यहाँ प्रबंध होगा। पेट्रोल पंप है मान लेते, तो यहाँ पे प्रबंध कैसा होगा, जनता के हिसाब से, या पेट्रोल में जितनी भी प्रोसेस होती है कि कैसे देना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, इसका प्रबंध अलग होगा। शिक्षा का प्रबंध अलग होगा। यानी कि कंपनियां तो अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो प्रबंध है वो सभी में लागू होता है, सभी जगह। मान लेते हैं ये कोई फॉरेन की कंपनी है, यहाँ पे मान लेते हैं ये शेयर मार्केटिंग वाली कंपनी है, इसका प्रबंध अलग होगा। तो प्रबंध हमारे भारत में हो या विदेश में हो, प्रबंध बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रबंध एक ही कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ये पशु से रिलेटेड था, तो यहाँ पे प्रबंध भी वैसे ही कार्य करेगा जैसे उसके यहाँ की जो कार्यशैली या वहाँ का जो कल्चर है पशु से रिलेटेड, कार्य प्रबंध वैसे ही होगा। पेट्रोल वाली जगह या पेट्रोल पंप है, उसका प्रबंध अलग होगा। आई होप समझ पा रहे होंगे आप कि उद्देश्य तो सभी का एक है, लेकिन प्रबंध अलग अलग हैं। लेकिन वो सर्वव्यापी है, प्रबंध सभी जगह लागू होता है, चाहे वो फिर भारत की कंपनियां हों चाहे विदेश की कंपनियां हों। यही कह रहे थे, देखो समझते हैं इसको भी। संगठन चाहे आर्थिक हो या सामाजिक, राजनीतिक हो, ये सभी प्रक्रिया में शामिल होता है ना। पेट्रोल पंप के प्रबंध की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि एक अस्पताल एक विद्यालय की है। बात समझ में आ गई आपको। भारत में प्रबंध का जो कार्य है वो यूएस यानी अमेरिका में भी होगा, जर्मनी, जापान, सभी जगह वही होगा। उन्हें कैसे करते ये भिन्न हो सकता है, यह भिन्नता भी उनकी संस्कृति, रिवाज, इतिहास की भिन्नता का कारण हो सकती है। जैसे हमारे भारत में जो कल्चर है, हम उस हिसाब से प्रबंध बनाएंगे हमारी कंपनियों का। फॉरेन के लोग, उनके जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति, वो उस हिसाब से प्रबंध बनाएंगे। समझ में आ गया ना कि प्रबंध तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य वही है उनके, है ना। प्रबंध बनाने के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चलो, प्रबंध बहुआयामी है।
अच्छा चलो इसको समझते हैं क्या कह रहा है बहुआयामी कैसे है। प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध एक जटिल क्रिया है जिसके 3 प्रमुख परिणाम हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं अपन। देखो कार्य का प्रबंध कैसे होता है वो भी समझते हैं हम। जैसे मान लेते हैं कि ये हॉस्पिटल है एक, ठीक है, ये हॉस्पिटल मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक कि ये कोई आईटी कंपनी है, ठीक है। हॉस्पिटल में क्या होगा, मरीजों का इलाज होगा, उससे रिलेटेड सभी चीज़ें होंगी। आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले लेवल की या टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड काम होंगे, है ना। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन क्या रहेगी कि हॉस्पिटल को चलाने के लिए डॉक्टर नियुक्त होंगे, है ना, कंपाउंडर नियुक्त होंगे, नर्स नियुक्त होंगी। इन सभी की भर्ती तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हॉस्पिटल चलेगा। वैसे ही आईटी के क्षेत्र में हमको इंजीनियर की नियुक्ति करना पड़ेगा, है ना, टेक्नीशियन की वैकेंसी को भी फुल करना पड़ेगा, प्यून की भी हो सकता है इसमें ज़रूरत पड़ जाए, मल्टीटास्किंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ जाए। यानी नियोजन का कार्य तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी प्लानिंग की गई होगी, इसमें भी प्लानिंग। देखो डिपार्टमेंट तो अलग अलग हैं दोनों, एक तो हॉस्पिटल है, एक आईटी से रिलेटेड कंपनी है, दोनों अलग अलग है। लेकिन दोनों में क्या कॉमन है कि वैकेंसी यहाँ पे भी निकलेगी, वैकेंसी यहाँ पे भी निकलेगी, नियुक्तियाँ यहाँ पे भी होगी, नियुक्तियाँ यहाँ पे भी, दोनों में भर्ती होंगी। यहाँ पे भी कोई नियुक्त होगा, यहाँ पे भी कोई नियुक्त होगा, यहाँ पे भी कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, सुपर स्पेशलिस्ट है ना, विशेषज्ञ होगा। यहाँ पे भी कोई इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट है तो इंजीनियरिंग का एक सुपर स्पेशलिस्ट होगा इसमें भी। यानी कि डिपार्टमेंट तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस होगा, उनकी जो प्रक्रिया होगी वो एक ही होगी। जैसे उनमें बजट बनाना, है ना, उनके अधिकार का प्रत्यायोजन करना, योजनाएं बनाना, है ना, समस्याओं का समाधान करना, दोनों में कॉमन है, दोनों में करना पड़ेगा। भले ही डिपार्टमेंट अलग अलग हो, लेकिन ये तो कॉमन है ना। यही बात कही जा रही है किसमें, प्रबंध वाले में, है ना, उसके कार्यों के कार्य का प्रबंध में। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों में कॉमन क्या होगा, समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेना, योजनाएं बनाना, बजट बनाना, दायित्व निश्चित करना एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन करना। ये दोनों उसमें शामिल होंगे कार्य प्रबंध में, ठीक है। समझ में आ गया मैंने बताया जो। चलो देखते हैं अब कह रहा है ये लोगों का प्रबंध करना। लोगों का प्रबंध कैसे होता है वो भी समझते हैं हम। देखो कह रहा है लोगों का प्रबंध, मानव संसाधन अर्थात लोग किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। सही बात है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और वो कहाँ से होंगे, जनता या लोगों के द्वारा इसकी पूर्ति होगी। तकनीक में सुधारों के बाद भी लोगों से काम करा लेना आज भी प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सभी, है ना। मानव संसाधन के तकनीक में सुधारों के बाद भी लोगों से काम करा लेना आज भी प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। अब इसके दो पहलू हैं, कैसे वो समझते हैं। पहला है कि प्रथम तो यह कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकताओं एवं व्यवहार वाले व्यक्तियों के रूप में मानकर व्यवहार करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब उसको हम समझते हैं। जैसे ये कोई कर्मचारी थे, ये कोई कंपनी है स्क्वायर में, यहाँ पे मान लेते ये दो कर्मचारी, तो इसका व्यवहार अलग होगा, इसका व्यवहार अलग होगा। चूंकि कंपनी का तो उद्देश्य एक ही है, तो इन दोनों अलग अलग व्यवहार वालों को ऐसे दोनों को मिलकर ऐसा कार्य करना होगा ताकि उस कंपनी का उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाए। तो प्रबंध यही काम करवाता है ना, लोगों का प्रबंध यही कार्य करवाता है कि आपका आचरण भले ही कैसा हो, आप घरेलू रूप से या घर में हो सकता है आपका आचरण अलग हो, दोस्त के साथ आपका व्यवहार अलग हो, है ना, या रिश्तेदारों के साथ आपका आचरण अलग हो, लेकिन आप जैसे ही ऑफिस में इंटर होते हैं, जैसे उस कंपनी में इंटर होते हैं, तो आपका व्यवहार कैसा हो जाता है, उन कर्मचारियों के जैसे हो जाता है जो वहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो ऑफिस जा रहे हैं। जैसे उनका आज लक्ष्य था, मान लो कि किसी कंपनी ने बोला कि आज हमें इतना माल उत्पादन करना है, तो भले ही व्यवहार कर्मचारी को कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे जब वो लोग मिल जाएंगे तो उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए उनका व्यवहार कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा, एक सा हो जाएगा। तो यही सेंटेंस यही कहना चाह रहा है कि कर्मचारियों के अलग अलग आवश्यकता और व्यवहार हो सकते हैं, उन सब से वो कार्य करा लेता है। कौन, प्रबंध। प्रबंध की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आचरण अलग होने पर भी संगठन द्वारा वो काम करा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है ये समझते हैं। दूसरे यह लोगों के साथ उन्हें एक समूह बनाकर व्यवहार करता है। सही बात है, कर्मचारी जब एक समूह बन जाते हैं तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, वैसे उनका व्यवहार हो जाता है। प्रबंध लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर उनकी कमजोरियों को अप्रासंगिक बनाकर उनसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम कराता है। बात समझ में आ गई क्या हो रहा है। आपके भले ही कितने ही दोस्त क्यों ना हो, लेकिन जब आप किसी की संगत में जाते हैं तो हो सकता है आप भी वैसे ही होने लगते। बस सेम वैसे ही समझना है कि जब कर्मचारी
मान लेते हैं कि ये दोनों के आचरण अलग अलग है, लेकिन इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए दोनों जब कार्य करेंगे तो दोनों को मिलना तो पड़ेगा ना, तभी तो कार्य होगा। इनकी कमजोरियां फिर छिप जाएंगी, है ना। बोलते हैं ना कि एकता में बल होता है, वैसे ही है। सारे कर्मचारी जब मिल जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि उद्देश्य को जल्दी प्राप्त कर लेंगे। तो उन कमजोरी को अप्रासंगिक बना देता है, उनका कोई महत्व नहीं रहता उनकी कमजोरी का, और वो उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट कह रहा है ये परिचालन का प्रबंध। अब परिचालन का प्रबंध भी समझते हैं हम, ठीक है। परिचालन के प्रबंध में होता क्या है वो समझते हैं अपन, है ना। संगठन कोई भी क्यों ना हो, इसका अस्तित्व किसी ना किसी मूल उत्पाद अथवा सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। सही बात है। कोई भी कंपनी हो या कोई भी ऐसा संगठन हो, उसका उद्देश्य तो यही होगा कि वो अच्छे से अच्छा उनका उद्देश्य प्राप्त हो सके, अच्छे से अच्छा वो माल का उत्पादन कर सके, अच्छे से अच्छे कंपनी में प्रोडक्ट को वो बना सके, है ना। प्रबंध कोई भी हो, उद्देश्य तो उनका एक ही होने वाला है कि वो सब मतलब आगे की ओर बढ़े, उनका जो भी प्रोडक्ट हो वो अच्छा बने। यही कह रहा है कि सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। इसके लिए एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो आगत माल को उपभोग के लिए आवश्यक निर्गत में बदलने के लिए आगत माल एवं तकनीकी प्रभाव को व्यवस्थित करती है। यह कार्य के प्रबंध एवं लोगों के प्रबंध दोनों से जुड़ी होती है। यानी कि क्या हुआ, इसको समझते हैं। आगत माल को उपभोग के लिए आवश्यक निर्गत में बदलने के लिए आगत माल एवं तकनीकी प्रभाव की व्यवस्था करती है। यानी कि उस संगठन में जो लोग हैं, है ना, उनके आचरण तो सेम हो ही जाते हैं, मैंने अभी बता दिया है। लेकिन अगर उस माल को बनाना है तो क्या होगा, इसको भी समझते हैं अब। कि इन कर्मचारियों ने तो अपना कार्य कर दिया, लेकिन जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है तो अब इनका व्यवहार कैसा होना चाहिए कि इसको हम अब मार्केट में लॉन्च कर सकें, है ना। यानी कि अब हम उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस प्रोडक्ट को अब सेल करना है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास होना चाहिए कि उस माल को उत्पादन तो हो रहा है, उसके बाद उसका निर्गत भी होना चाहिए। आगम हो गया मतलब ये बन तो गया, लेकिन अब उसको बेचना भी तो है, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना, मार्केटिंग भी तो करना है। तो यही बात हो रही कि आवश्यक निर्गत में बदलने के लिए आगत माल को तकनीकी प्रभाव के रूप में व्यवस्थित करते हैं, तभी जाके उस प्रोडक्ट को हम सेल कर पाते हैं या बेच पाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको समझते हैं अब। देखो समझते हैं, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब कैसे है ये समझते हैं। जैसे ये कंपनी ए, कंपनी बी, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, कंपनी सी, तीन कंपनियां हैं। आज इसका उद्देश्य था कि हमको कोई प्रोडक्ट का उत्पादन करना था, ठीक है। इसका भी उद्देश्य आज था कि किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करना था या किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करना था। नेक्स्ट डे क्या होगा, फिर प्रबंध की आवश्यकता होगी और हम फिर कोई दूसरा उत्पादन करेंगे, कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे। जैसे मान लेते कंपनी ए ने, मान लेते हैं आज कंप्यूटर्स बनाए, तो हो सकता है दूसरे दिन उनने मार्केटिंग से रिलेटेड करे। लेकिन हमारे देखो उत्पादन की बातें तो समझ में आ गई होंगी ना आपको कि आज हमने कंप्यूटर बनाए, कल हमने मार्केटिंग कार्य करे। आज कंप्यूटर बनाए तो भी प्रबंध की आवश्यकता थी, कल आपने मार्केटिंग का काम करे तो भी प्रबंध की आवश्यकता थी। यानी कि हुआ क्या, देखो समझते हैं इसको हम। जैसे ये एक कंपनी थी, मान लेते हैं कि टुडे करके लिख देता हूँ मैं, ना, टुडे। आज इसने मान लेते हैं कंप्यूटर बनाया, सी करके बोल देते हैं। तो हमको कंप्यूटर बनाने के लिए, अगर हम आज कंप्यूटर बना रहे तो हमको प्रबंध की आवश्यकता तो थी। अब मान लेते हैं कि अब दूसरा दिन आया, मान लेते हैं आज हम अब कंप्यूटर बन के तैयार हो गया, मार्केटिंग करना है, तो मार्केटिंग करने के लिए भी तो प्रबंध की आवश्यकता फिर होगी। यानी कि प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि आज प्रबंध बनाए थे तो कल भी आपको प्रबंध बनाना पड़ेगा, तीसरे दिन भी प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी, चौथे दिन भी। तो ये निरंतर चलते रहेगा, क्योंकि प्रबंध स्थायी रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि प्रबंध आवश्यक रूप से कंपनी में आवश्यक होता है। अगर प्रबंध होगा नहीं तो कार्य संपादन नहीं होंगे। बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कार्य आप आज करो, चाहे कल करो, या आने वाले 10 दिन करो, या 20 दिन करो, या 1 साल करो, प्रबंध की आवश्यकता तो होगी, वो क्रिया निरंतर चलेगी। आज भी प्रबंध बनेगा, कल भी, परसों भी, ऐसा चलते रहेगा। समझ में आ गया। तो बस यही कह रहा है कि प्रबंध एक प्रक्रिया, निरंतर, एकजुट लेकिन पृथक पृथक कार्य को नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण करने की एक श्रृंखला है, एक सीरीज है। बिल्कुल सही बात कह रहा है वो कि आज हमारे उद्देश्य प्राप्ति के प्रबंध अलग हो सकते हैं, कल अलग हो सकते हैं, नरसों अलग हो सकते हैं, ऐसा करके हर एक एक दिन अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रबंध की आवश्यकता हमें तो होगी ही होगी। ठीक है, यही कह रहा है कि प्रबंध एक प्रक्रिया, निरंतर, एकजुट लेकिन पृथक पृथक कार्यों को नियंत्रण करने की एक श्रृंखला है।
तो ये याद रखेंगे, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण। 1 2 3 4 5, ये पांचों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे। समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहा है। चलो अगला देखते हैं क्या कह रहा है ये अब, है ना। देखो इसको समझते हैं अब, है ना। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ, है ना, ये क्या कहना चाह रहा है, पहले ये समझते हैं। संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। बिल्कुल सही बात है, अभी मैं समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में जाएगा। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होता है, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। इसके लिए एक टीम के रूप में कार्य करना होता है, वह एवं व्यक्तिगत प्रयत्नों में समान दिशा में समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही आवश्यकताओं एवं अवसरों में परिवर्तन के अनुसार प्रबंध सदस्यों को बढ़ने एवं इनके विकास को संभव बनाता है। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। हम थोड़ा सा पहले स्पेस ले लेते हैं ताकि हम उसमें लिख सकें, है ना। क्या कह रहा है कि संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकताओं वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। बिल्कुल सही बात है कि मान लेते हैं ये एक कंपनी है, ठीक है, आयताकार ले ली, ये कंपनी है। इसमें मान लेते हैं इसमें एक राजू है, श्यामू है, मोहन है। लेकिन हो सकता है कि जब राजू इस कंपनी में भर्ती हुआ तो ये चाहता था कि मैं बाद में इस कंपनी से पैसे कमाकर कार ले लूं। मोहन ने सोचा था कि मैं घर बना लेता। श्याम ने सोचा कि मैं मान लेते हैं कि इसको शादी करना हो, ठीक है, शादी ले लेते हैं। ये चाहता था कि मैं शादी करूं, इससे जो पैसे आएंगे फिर मैं इससे सेटल होकर शादी कर लूँगा, मान लेते हैं। तो इसमें हुआ क्या, ये जो कंपनी थी उसमें राम का उद्देश्य क्या था, कार लेना था। श्याम का उद्देश्य था कि मैं शादी करना चाहता हूँ पैसे कमाकर। मोहन का उद्देश्य था कि मैं इससे पैसे कमाकर घर लेना चाहता हूँ। यानी कि क्या हुआ कि संगठन में जब ये तीनों भर्ती हुए तो इनकी आवश्यकताएं तो अलग अलग थी, है ना। कोई कार लेना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, लेकिन तीनों की आवश्यकताएं तो अलग अलग थी। लेकिन जैसे इस संगठन में वो भर्ती हुए तो इनके उद्देश्य क्या हो जाएंगे, इनके उद्देश्य क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी अब तीनों के अलग अलग तो थे उद्देश्य, वो जब इंडिविजुअली मतलब स्वतंत्र थे, जब वो कंपनी में नहीं जुड़े थे तो उनके अलग अलग उद्देश्य थे। लेकिन जैसे उस संगठन में शामिल हुए इन तीनों का उद्देश्य सेम हो गया। अब इनका उद्देश्य क्या होगा कि हम साथ में मिलकर ऐसा कार्य करें कि इस संगठन को लाभ पहुंचा पाए। ये किससे होगा, कुशल प्रबंध से होगा, है ना। यही कहना चाह रहा था हमारा, ये लिखा भी हुआ है देखो कि भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। इनकी आवश्यकता अलग अलग थी लेकिन उद्देश्य उनका एक ही था। जैसे ही एक साथ काम करने आए उनका उद्देश्य एक ही हो गया। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होता है। सही बात थी, सबके उद्देश्य अलग अलग थे लेकिन वो सम्मिलित हुए उस संगठन में सदस्य के रूप में और उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य करने लगे। इससे होगा क्या कि एक टीम के रूप में कार्य करना होता है। अब तीनों टीम के रूप में काम भी करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे। भले किसी को कार था, किसी का घर था, किसी का शादी का, ये अलग उनके उद्देश्य थे, लेकिन जैसे संगठन में आए उनके उद्देश्य एक हो गए, संगठन में कार्य करना है। तो व्यक्तिगत प्रयत्नों में समान दिशा में समन्वय की आवश्यकता होती है। यानी कि समन्वय मतलब बराबर की आवश्यकता होती है ना। ऐसा नहीं कि ये भेदभाव होगा तीनों में, ऐसा नहीं। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तीनों में बराबरता का व्यवहार होगा, है ना। तीनों को समन्वय यानी कोऑर्डिनेट करना होगा। तीनों की मदद से ये संगठन फिर आगे बढ़ेगा, कर्मचारियों की मदद से या उनके कार्य से तो संगठन आगे बढ़ता है ना। तो यही कहना चाह रहा है कि समान समन्वय की क्रिया की आवश्यकता होती। इससे होगा क्या कि अगर राम अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, श्याम भी करेगा, मोहन भी अच्छा करेगा, तो जो ग्रुप ए की सर्विस में बैठा है ना, मैंने बताया था ग्रुप ए की सर्विस में जो बड़ा अधिकारी बैठेगा वो देखेगा कि अरे हाँ, राम तो बहुत अच्छा काम करता है, श्याम भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मोहन भी अच्छा काम करता है, तो ये क्या करेगा, उनको प्रमोट करेगा, उनका प्रमोशन कर देगा। तो ये हो सकता है पहले ग्रुप सी में थे, अब ग्रुप बी में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब हुआ क्या कि संगठन अब उनको अवसर प्रदान कर रहा है कि वो आगे बढ़ें, है ना। ये बात याद रखना, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, तो कैसे समझ में आ गया होगा कि अब उनको अवसर प्राप्त हो रहे हैं कि वो बढ़ें और उनके विकास को संभव बनाएं। तो बात समझ में आ गई। जब इनका प्रमोशन होगा तो ये और अच्छा कार्य करने लगेगी। यानी कि सामूहिक क्रिया यही कहना चाहती है कि भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले लोग संगठन में शामिल होते हैं, लेकिन जैसे ही शामिल होते हैं तो उनका उद्देश्य एक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला क्या कह रहा है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। अब इसको समझते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना इसको, है ना। ये पढ़ने वाली प्रोसेस तो आप लोग कर लीजिएगा, है ना।
पॉज कर लेना वीडियो को और थोड़ा रुक कर देख लेना कि क्या कहना चाह रहा है। मैं इसको समझाता हूँ कि प्रबंध एक गतिशील कार्य कैसे है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि प्रबंध एक गतिशील कार्य होता है एवं इसे बदलते पर्यावरण में अपने अनुरूप ढालना होता है। संगठन बाह्य पर्यावरण के संपर्क में आता है जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। समानतयता के लिए संगठन को अपने आप को एवं अपने उद्देश्य को पर्यावरण के अनुरूप बदलना होता है, तभी तो ये गतिशील बना रहेगा। अब कैसे है, अब इसको समझते हैं। हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं ना, ताकि हम उसमें लिख सकें कि प्रबंध गतिशील कार्य है। अब कैसे है उसको समझते हैं। मान लेते हैं कि 4 साल पहले ना, 4 years एगो, 4 साल पहले मार्केट में सबसे ज़्यादा मान लेते कपड़े का बहुत चलन था। ठीक है, क्लासिकल कपड़े समझते हैं। क्लासिकल कपड़े की बहुत चलन था 4 साल पहले। ठीक है, क्लासिकल कपड़े बहुत मार्केट में चल रहे थे, बहुत बिक रहे थे। लेकिन आधुनिक मतलब अब 4 साल बाद होगा कि अब ये क्लासिकल जो कपड़े हैं ये चलना बंद हो गए। बंद हो गए मान लेते हैं अपन कि अब हो, देखो चलन है, ये कल्चर है, बदलते रहता है ना। पहले आपने देखे होंगे कि किसी चीज़ का चलन था, अब वो धीरे धीरे बंद हो गया, फिर अब नई चीज़ें आ गई, तो उस कर्मचारियों को, इस संगठन को भी उस रूप में बदलना पड़ा। तो 4 साल पहले क्लासिकल कपड़े तो चल रहे थे, है ना, क्लासिक टाइप के कपड़े चल रहे थे पुराने फैशन के। लेकिन अब नया टाइम आ गया, अब आधुनिक टाइप के, मतलब कुछ न्यू फैशन टाइप के कपड़े आ गए। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अब न्यू क्लोथ्स बनाना पड़ेगा, यानी कि न्यू पैटर्न के कपड़े बनाना पड़ेगा। तो हम इसमें समझ पा रहे हैं कि अब हमारा जो यहाँ पे जो चलन था कपड़ों का, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया यानी बदल गया। समझ में आ रही है बात कि पहले जो चल रहा था क्लासिकल कपड़े, अब वो चेंज हो गए न्यू कपड़ों में। लेकिन अगर ये कंपनी अभी आधुनिक टाइम में भी अगर ये क्लासिक कपड़े या पुराने कपड़े का निर्माण करती तो ये कंपनी चल पाती क्या, नहीं चल पाती। बात समझ में आ रही। इसका मतलब प्रबंध गतिशील है कि यहाँ पे कुछ और प्रबंध की आवश्यकता हो रही थी पुराने कपड़ों में, अब नए कपड़ों के उत्पादन के लिए हमको नए प्रबंध की आवश्यकता होगी। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि पहले पुराने कपड़े चल रहे थे, अब वो पैटर्न या उस टाइप का फैशन अब बंद हो गया। लेकिन कंपनी को अब क्या करना पड़ेगा, नए प्रबंध को इंक्लूड करना पड़ेगा, नए कर्मचारी को, नई टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे होगा क्या कि वो जैसा समय चल रहा है, जैसा मार्केटिंग की मांग है, जैसा मार्केट की मांग है, उस उत्पादन की ओर बढ़ेंगे। तो क्या होगा, ये मार्केट बढ़ेगा, इनकी कंपनी या इनका संगठन बढ़ेगा, तो हमको प्रबंध की आवश्यकता होगी। मैं एक बार और समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझना। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी थी, ये मान लेते हैं कि 10 लीटर में चलने वाली कोई बाइक बना रही है। ठीक है, 10 लीटर में चलने वाली बाइक बना रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब नया टाइम है थोड़ा, अब लोग क्या चाहते हैं कि 20 से 25, मान लेते हैं, वो तो ज़्यादा रहती है, अपन मान लेते हैं कि 20 से 25 माइलेज वाली हम बाइक चलाना चाहते हैं। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रबंध चेंज करना पड़ेगा, नई भर्ती करना पड़ेगा, नई नियुक्ति करना पड़ेगा, जिसमें उनको अच्छे अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कर्मचारी को भर्ती करना पड़ेगा। अब उसको भर्ती करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, प्रबंध को चेंज करना पड़ेगा। यानी गतिशील हो रहा है, पहले प्रबंध कुछ और था, यहाँ पे 10 लीटर में प्रबंध कुछ और था, अब प्रबंध कुछ और हो गया, यानी प्रबंध चल रहा है, वो गतिशील है। अगर ये कंपनी नई बाइक का निर्माण नहीं करेगी तो ये कंपनी लॉस में चली जाएगी और बंद हो जाएगी। इसलिए प्रबंध गतिशील माना गया है। प्रबंध को बदलते रहना पड़ेगा, गतिशील करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आधुनिक रूप से ढलना पड़ेगा, जैसा मार्केट की मांग है कंपनी या संगठन को भी वैसे ही ढलना पड़ेगा। अगर वो वैसा नहीं ढलेगी, उस हिसाब से नहीं चलेगी, तो कंपनी या तो बंद हो जाएगी या तो लॉस में चल जाएगी, है ना। जैसा माहौल है, जैसा मार्केट में डिमांड है, कंपनी को वैसे ही उत्पादन करना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलो इसका लास्ट देख लेते हैं, फिर ये प्रबंध के जो उद्देश्य हैं हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ना, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो गई है ना। तो अब इसको प्रबंध एक अमूर्त शक्ति, इसको समझ लेते हैं अब। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति कैसे है, अब उसको समझते हैं। प्रबंध तो दिखाई नहीं देती। मान लेते हैं ग्रुप ए का जो व्यक्ति है, उच्च अधिकारी है, ये अपने नीचे अधिकारियों को मान लेते हैं, ये कोई सी ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, या डी ग्रुप है, या प्यून है। ठीक है, ये उच्च अधिकारी हो गया ए, बाकी इसके नीचे ये कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये जो उच्च अधिकारी रहेगा, इनमें प्रबंध करेगा। प्रबंध करेगा मतलब प्यून को काम सौंप देगा,
ग्रुप डी वाले को कुछ काम सौंप देगा, बी को कुछ काम सौंप देगा, सी को कुछ काम सौंप देगा। यानी कि एक ये प्रबंध में हो गए ना, मैनेज कर रहा है ये कर्मचारी, ग्रुप ए वाला कर्मचारी इनको मैनेज कर रहा है, ताकि सब कुछ मैनेज करते हुए ये कार्य की ओर अग्रसर हो। बात समझ में आ रही? ये यही कह रहा है कि प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में जिसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। संगठन में प्रबंध के प्रभाव का भान योजनाओं के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति प्रसन्न एवं संतुष्ट कर्मचारी के स्थान पर व्यवस्था के रूप में होता है। बात समझ में आ रही? देखो, इसको फिर बता देता हूँ मैं कि संगठन जो होता है वो प्रबंध के प्रभाव का भान योजनाओं के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति प्रसन्न एवं संतुष्ट कर्मचारी के स्थान पर व्यवस्था के रूप में होता है। बात समझ में आ गई कि जहाँ पर अच्छा प्रबंध होगा वहाँ कार्य भी यानी वर्क भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, प्रबंध अच्छा तो कार्य अच्छा, उद्देश्य की प्राप्ति भी अच्छी, इसलिए इसको अमूर्त शक्ति माना गया है। बिना प्रबंध के कोई भी संगठन कार्य नहीं कर सकता। मान लेते ये कोई कंपनी है, अगर हम इसमें प्रबंध की प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? कोई कर्मचारी किसी काम को करेगा, कोई कर्मचारी कुछ करेगा, कोई कर्मचारी कुछ करेगा और उस उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं पाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कंपनी लॉस में चल जाएगी और होगा अंततः क्या? वो कंपनी खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या हो रहा है? इसलिए प्रबंध की आवश्यकता होती है, इसको बहुत बड़ी शक्ति माना गया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये रही थी हमारी आज की क्लास। अब प्रबंध के उद्देश्य से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है ना? काफ़ी क्या 51 मिनट की हो गई है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अब डिस्कस कर लेंगे, इसके आगे का पार्ट, है ना? आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, उन व्यक्तियों को भी या उन कंपटीशन के प्रिपरेशन करने वालों को शेयर करें जिनके पास सोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उनको वीडियो प्लीज़ शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो बहुत हेल्प कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।